नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट का सबसे मन पसंदीदा शो रनबाज। और आज हम बात करेंगे मुंबई और एलएसजी के बारे में कि कौन सी ऐसी टीम है जिसका पलड़ा होने वाला है भारी। लेकिन कुछ ऐसी अंदर की खबर आई है कि रोहित शर्मा इस टीम के साथ कुछ जागती कर रहे हैं, क्योंकि जिस भी दूसरे कोचेस से मिल रहे हैं या अपने एक्स कोचेस से मिल रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें सामने निकल के आ रही है जिससे ये साबित होता है कि शायद इस बार रोहित शर्मा का बल्ला और उनकी जो उम्मीदें हैं बहुत लोगों से कम हो रही है। तो क्या लगता है आपको कि जो रोहित शर्मा के बारे में चर्चा चल रही है, उनका जो वीडियो ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहा है, जो जहीर खान से जब वो जाके मिले, ऋषभ पंत को पीछे से आके गले लग रहे हैं, तो क्या विचार है, क्या ऐसी बात चल रही है अंदर खेमे में जिससे कि ये इतना बवाल मचा हुआ है? देखिए, मुंबई इंडियंस में कप्तानी को लेकर तो बवाल मचा हुआ है पिछले 2 साल से। और रोहित उस वीडियो में स्पष्ट तौर पर ये आप सुन सकते हैं कि रोहित कह रहे हैं कि मुझे जो करना था मैंने कर लिया। अगर इस वीडियो के आधार पर एनालिसिस करते हैं तो फिर रोहित शर्मा टीम में हैं क्यों? अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने सब कुछ कर दिया तो फिर संन्यास ले लीजिए। आपने 5 ट्रॉफी मुंबई को दिलाए हैं, बैटिंग में तो आप फ्लॉप ही रहे हो आज तक। आईपीएल में पिछले 10 से 11 इनिंग की बात करें तो 150 आई है। अगर रोहित शर्मा को इस बात का गुमान है कि उन्होंने बहुत कुछ कर दिया है तो फिर संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। वैसे भी वो बतौर इम्पैक्ट प्लेयर ही खेल रहे हैं। आप ज़्यादा इस बारे में बताएंगे क्योंकि रोहित शर्मा को आप नज़दीक से फॉलो करते हैं। जी, बात तो ये चली थी कि जब वो जहीर खान के पास गए थे तब उन्होंने बोला था कि जो मेरे को करना था मैंने कर दिया है, अब मैं क्या ही करूं। ये स्टेटमेंट जैसा बोला जा रहा है ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट तो है ही है। साथ में ऋषभ पंत भी आगे मिले। उस बंदे में काबिलियत की कोई कमी नहीं है। 2 चैंपियंस ट्रॉफी भी उन्होंने जिताई है, अभी पिछला T20 वर्ल्ड कप भी उन्होंने जिताया है। तो मतलब उम्मीद तो उनसे बहुत की जा रही है, लेकिन वो अपने स्टेटमेंट को लेकर हमेशा विवादों में रहते ही है। चाहे वो गार्डन में घूमने वाला हो या फिर उनके जो होली के ऊपर जो उनके बयान आए थे वो हो। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि अब रोहित शर्मा इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेल रहे हैं, लेकिन उनकी रुचि नहीं है इस तरीके से खेलने की। जब एलएसजी के ओनर से पूछा गया था कि क्या रोहित शर्मा आप अपनी टीम में रखोगे, तो उन्होंने बोला मैं तो 45 करोड़ रख लूँ। मतलब उनकी डिमांड तो बहुत है, डिमांड की कोई कमी नहीं है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक बंदे में और कॉन्फिडेंस आ जाता है कभी कभी। जैसे पिछली बार हार्दिक पांड्या के साथ हुआ, वही इस बार शायद कहीं ना कहीं रोहित शर्मा के साथ हो रहा है कि वो कह रहा है कि जो मेरे को करना था मैंने कर दिया है, अब मैं शायद कुछ ना कर पाऊं। और लॉर्ड शार्दुल से भी जब वो मिले थे तब कहते थे तू अपने आप को लॉर्ड क्यों कहता है, तूने खुद ने ही ये अपने आप को नाम दिया है क्या? तो इस तरीके से जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो एक फ्री माइंडेड होकर बोलते हैं, खुले विचारों से बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये टीम और ये जो बातें हैं ये दोनों ही अब धीरे धीरे नीचे चलती जा रही है। नहीं, एक और कारण है कि इंडियन क्रिकेट का जो कल्चर रहा है वो डोमिनेटिंग रहा है। आज से नहीं, जब से क्रिकेट की शुरुआत रही है। रोहित शर्मा से पहले भी आप देख लीजिए MS धोनी का वो दौर। आज भी धोनी सबसे ज्यादा ट्रोल इस बात के लिए होते हैं कि 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जो हार मिली उनके वजह से। उसके पहले आप देखेंगे सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर का जितने भी खिलाड़ी थे उनकी तारीफ जरूर होती है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि वो जब टीम में रहते थे, जब खेलते थे तो वो डोमिनेट करना चाहते थे। अगर वो कप्तानी नहीं भी कर रहे हैं तो उन्हें लगता था कि कोच जो है वो उनको सिखाने के लिए टीम में नहीं है, क्योंकि उन्हें सब कुछ पता है। अब यही भावना जो है वो धीरे धीरे टीम इंडिया के सीनियर प्लेयर्स जितने भी उनके अंदर आती जा रही है, जो टीम के लिए काफ़ी नुकसानदायक होगी। चाहे वो टीम इंडिया की बात करें, क्योंकि रोहित के लिए भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि टेस्ट की कप्तानी किसी और को दी जाएगी। तो ऐसे में अगर रोहित यहाँ अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो टीम इंडिया में भी उनके लिए दिक्कत हो सकती है। मतलब आप खुद सोचिए कि T20 का मैच है, मतलब 20 ओवर का मैच है, आप 20 ओवर के मैच में फील्डिंग करना आ ही नहीं रहे हो, आप एज ए इम्पैक्ट प्लेयर ही खेल रहे हो। और उसके अंदर भी आपका प्रदर्शन क्या है कि बिल्कुल भी निल, ना ही तो आप ज्यादा रन बना पा रहे हो। हो सकता है कि टीम का भी फैसला हो, क्योंकि उनसे फिट कई युवा खिलाड़ी हैं, तो ऐसे में उनको बैटिंग में ध्यान लगाने के लिए इम्पैक्ट के तौर पर रखा गया है। मैं मानता हूँ ऐसा हो सकता है, लेकिन एक बंदे का ऑरा होता है, उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप फील्ड पे हो तो उसका भी एक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी रोहित शर्मा की कप्तानी के अंडर में खेले और जितने भी वहां पे तमाम खिलाड़ी है वो सब कहीं ना कहीं रोहित शर्मा की कैप्टनसी और रोहित शर्मा की चीजों के बारे में जानते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि उस बंदे का पिच पे होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेलना। इसका एग्जांपल आप आरसीबी से ले सकते हैं कि विराट कप्तान नहीं है वहां पर, लेकिन एक तरह से लीडर वही है, टीम को लीड करते हैं। जब भी हैडल बनता है तो उसमें कप्तान साइलेंट रहते हैं और विराट ही बताते हैं कि क्या करना है। तो एक भूमिका स्पष्ट तौर पर नजर आती है कि एक सीनियर प्लेयर की जो टीम में इंपॉर्टेंस होती है वो क्या होती है। अगर इस बात को रोहित समझते हैं तो निश्चित तौर पर मुंबई इंडियंस को आने वाले मैच में जीत मिल सकती है। अब मुझे नहीं लगता कि अब मुंबई को आने वाले मैचेस में इतनी जीत मिल पाएगी। हाँ, टीम बहुत अच्छी है, नो डाउट ऐसा है,
लेकिन जैसा ये खेमा इस साल चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि उनको बहुत सारी हार का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी ओर जो राहुल, केएल राहुल चुपचाप जिस पतली गली से निकले और अपने दूसरी टीम मतलब अपने जो दिल्ली कैपिटल्स के साथ खेलने में लग गए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऋषभ पंत उसी लूप में फंसते नजर आ रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? मेरा इशारा आप समझ गए मैं किन की बात कर रहा हूं। जो एलएसजी के जो ऑनर है और ऋषभ पंत के बीच बिल्कुल भी चीजें सही नहीं है। पिछले मैच में भी वो अचानक से चिल्ला पड़े थे जब वो ये टीम हारी थी, तो उस पर आपका क्या कहना है कि मतलब ये क्यों इतना ऊपर ऊपर होके वो आते हैं, टीम खिलाड़ी को प्रेशर बनाते हैं, सही से खेलने नहीं देते? क्या एक ऑनर का ऐसे दबाव देना भी सही है कहीं ना कहीं? देखिए, वही मैंने जैसे डोमिनेटेंट कल्चर की बात की थी, वैसे ही टीम इंडिया में जो दर्शकों का एक अलग से ही कल्चर निकल पड़ता है कि खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं, जिसने कभी जीवन में बैट नहीं पकड़ा है वो भी बता देता है कि इसे कैसे खेलना चाहिए। संजीव गोयनका, जैसे कि मेरी बहुत स्पोर्ट जर्नलिस्ट लोगों से बात होती है तो वो बताते हैं कि वो क्रिकेट को लेकर बहुत पैशनेट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जिस टीम में कोच हो, इस टीम में इंटरनेशनल प्लेयर्स हो, आप वहां पर जाके आप समझाएं कि उन्हें कैसे खेलना है। और निश्चित तौर पर इसका दबाव केएल राहुल पर भी पड़ा था। हालांकि राहुल काफी शांत स्वभाव के हैं, इसलिए वो चुपचाप निकल लिए, लेकिन ऋषभ पंत ऐसे नहीं है। लेकिन मुझे ये नहीं अब तक बात समझ में आई है कि संजीव गोयनका ने क्या सोचकर ये 27-28 करोड़ रुपए ऋषभ पंत के ऊपर फेंके, क्योंकि अगर T20 में इनका रिकॉर्ड देखें तो ऋषभ पंत फ्लॉप ही रहे हैं। टीम इंडिया के लिए भी इनका एवरेज 20-25 का रहा है और आईपीएल में कुछ बहुत बड़ा तोप इन्होंने अभी तक नहीं किया है। वहीं दूसरी ओर देखिए, पंजाब की टीम ने श्रेयस अय्यर पर पैसे लगाए। अय्यर में एक अलग ही कॉन्फिडेंस नजर आता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो ऋषभ पंत से बिल्कुल अलग होती है। ऋषभ पंत हमेशा लगते हैं कि मतलब एंजॉय करने के मूड में रहते हैं। 3 मैच में फ्लॉप हो चुके हैं, मुझे लगता है कि इस मैच में भी फ्लॉप ही रहेंगे। ऋषभ पंत का फ्लॉप होना समझ में आता है, लेकिन कम से कम ये देखना चाहिए कि दिल्ली कैपिटल ने कितना सही दिमाग लगाया था उस टाइम पे। उन्होंने उसको 24 करोड़ तक बिट को ले गए। बिट को ले जाने के बाद आरटीएम कार्ड भी खेला उन्होंने। आरटीएम कार्ड खेलने के बाद उन्होंने बोला कि अब बता भाई कितने पैसे देगा। उन्होंने बोला 27 करोड़ दूंगा, हाँ ले जा। मतलब केएल राहुल को तो उन्होंने मात्र 12 करोड़ में अपनी टीम के अंदर ले लिया, लखनऊ के पैसे खर्च करवा दिए और लखनऊ का पूरा पॉकेट खाली कर दिया। निकलस पूरन और ऋषभ पंत दोनों लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। निकलस पूरन को बहुत कम चीज़ों के लिए बताया जाता है कि आप कैसे बैटिंग करो, क्या नहीं करो, कुछ नहीं करो। बहुत अच्छी पारी भी खेल रहे हैं वो, लेकिन कप्तान ऋषभ पंत की ओर से ये बताया जा रहा है कि निकलस पूरन को मैं और नीचे भेजना चाहता हूं। तो उसमें आपका क्या कहना है? मतलब मुझे नहीं लगता कि निकलस पूरन को और नीचे भेजना चाहिए। जो उनका पोजीशन है वो एकदम सही है। वो किसी नए खिलाड़ी को मौका देने चाहते हैं, अपनी टीम को अलग तरीके से लीड करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये भी कुछ गलत ही है, क्योंकि निकलस पूरन ऑलरेडी इतने सीनियर बल्लेबाज है, उनको नीचे खिलाना तो कोई तुक बनेगा नहीं। मुझे लगता है कि इन दोनों को आपस में पोजीशन चेंज कर लेना चाहिए। ऋषभ पंत नंबर 3 पर आ जाएं और निकोलस पूरन को 4 पर भेज दें, क्योंकि अगर ऋषभ पहले आते हैं, पावर प्ले में उन्हें मौका मिलता है तो वो खुलकर खेल सकते हैं, क्योंकि बल्लेबाज वो किस प्रकार के हैं इसमें कोई डाउट किसी को नहीं है। जिस मैच में चल गए उस मैच में एक तरफा जीत लखनऊ की होगी, लेकिन अभी तक चले नहीं है और इतने पैसे उन पर खर्च हो गए हैं कि लोगों के मन में सवाल उठने लगा है कि संजीव गोयनका हर सीजन गलती पे गलती किए जा रहे हैं और इसका खामियाजा लखनऊ को भुगतना पड़ रहा है। अब आपको क्या लगता है कि देखिए उधर से थाला आ रहा है, ऐसी कमेंट्री हो रही है हमारे इस आईपीएल के अंदर। इस बार इतनी सारी लैंग्वेज में कमेंट्री है, भोजपुरी में इतनी शानदार कमेंट्री हो रही है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हरियाणवी कमेंट्री अभी सभी दर्शकों का दिल जीत चुकी है, लेकिन जो कंट्री की जो मातृभाषा है, नेशनल लैंग्वेज है, हिंदी में जो होती है, उसकी कमेंट्री का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा नीचे कर दिया गया है। अंबती रायडू, हरभजन सिंह और कहीं ना कहीं रॉबिन उत्तपा, और कहीं ना कहीं मैं ये देख रहा हूँ कि पहले जो कमेंट्री होती थी और जो अब कमेंट्री हो रही है उसमें रात दिन का फर्क है। हाँ, सिद्धू बाजी की वजह से थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि चीज़ें सही है, लेकिन वो भी कभी कभी कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं कि एक ऐसा शेर बोल देते हैं कि जिसके अंदर 2 बॉलें निकल जाए, और उस बॉल पे क्या हुआ आदमी वो सुनना चाहता है। आपके शेर बहुत अच्छे हैं, समझ गए हम, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, दिल से रिस्पेक्ट उस चीज़ की, लेकिन कमेंट्री का स्तर हिंदी के अंदर इतना नीचे गिरना, ना ही उसका उतना एक अच्छा लैंग्वेज का बैरियर है, ना ही उतना अच्छे ये लोग शब्दों का चयन कर पा रहे हैं। एक शायरी बोलता था, दूसरा उसके वे में वो भी शायरी बोल देता है, तीसरा कुछ और बोले तो वो कुछ और बातें बोल देता है। उस पर क्या ये लोग क्या करना चाहते हैं? नहीं, आपने अंबाती रायडू की बात की, मुझे तो लगता है कि आज के दौर में वो एक गधा ही है जिसको ना हिंदी बोलने आता है। वो जब भी कमेंट्री में जाता है लगता है कि वो धोनी के वकील के तौर पर कमेंट्री करने के लिए आया हुआ है। सही बात। जितनी घटिया कमेंट्री रायडू करता है, जब भी आप विराट बल्लेबाजी करने आए, विराट कितनी भी अच्छी शॉट लगा लें वो कहेगा कि बहुत ही खराब गेंद थी, और धोनी कितनी भी खराब गेंद पर
छक्का लगाते हैं तो वो कहेगा बहुत अच्छे बॉल पर धोनी ने छक्का लगाया है। उसके अलावा दूसरे हैं हरभजन सिंह। इस व्यक्ति को देखिए, ये राज्यसभा में सांसद भी हैं आम आदमी पार्टी की ओर से, गायब रहे हैं वफील के दौरान। पंजाब के मोहाली में डीएसपी रह चुके हैं, बीसीसीआई से पेंशन खाते हैं। इनका सालाना कॉन्ट्रैक्ट जो सीनियर प्लेयर्स को मिलता है टीम इंडिया से रिटायर हुए उनमें भी नाम है। और उसके बाद कमेंट्री के एक मैच में 5 से 10 लाख रुपए लेते हैं। व्यक्ति जब इतना पैसा कमाता है तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। मुझे लगता है कि यही हाल हरभजन सिंह के साथ हुआ है। उन्हें पता ही नहीं चल रहा है, वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग में फर्क ही नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ भी आकर बोल देते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो कि कमेंट्री को मेंटेन किए हुए हैं। आपने तुलना की पहले के समय से, तो पहले के दौर से अभी के दौर की तुलना इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वो समय अलग था, अभी का समय अलग है। डिजिटल का समय है, वो रेडियो का दौर होता था। उस टाइम विनीत गर्ग, सुशील दोषी, संजय बनर्जी, उत्पल भट्टाचार्य जैसे बेहतरीन कमेंटेटर होते थे। अब कमेंट्री कम होती है, बकैती ज्यादा करते हैं ये लोग। तो इस वजह से कई सारे सवाल उठने लगे कमेंट्री पे। वैसे आप कुछ कमेंटेटर के मैं नाम लेना चाहूंगा। आप जतिन सप्रू की कमेंट्री देखिए, मुझे लगता है कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट कमेंटेटर इन द वर्ल्ड नाउ। हिंदी में उनसे बढ़िया कमेंट्री कोई नहीं करता है, चाहे शब्दकोश हो या फिर बात वो रिपीट नहीं करते हैं, ना ही उनसे ज्यादा मिस्टेक होती है, ना फंबल करते हैं, और फैक्ट प्रॉपर क्रिकेटिंग कमेंट्री करते हैं। तो उनसे सीखना चाहिए इन लोगों को। और आकाश चोपड़ा भी उनके साथ मिलके बहुत अच्छा एक विश्लेषण भी वो बहुत अच्छा करते हैं। शानदार, बहुत शानदार। मतलब आकाश चोपड़ा को आज की तारीख में देखें तो अगर इन दो के नाम के अलावा किसी भी और कमेंटेटर का नाम आ रहा है तो मुझे नहीं लगता कुछ और ये अच्छा निकाल के आ पा रहा। हरभजन सिंह तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में फंसने में उनको मजा आ रहा है, मेरे को ये लग रहा है। जॉफर आर्चर को पिछली बार एक अमेरिकन ब्लैक टैक्सी से उन्होंने कंपेयर कर दिया, देन उसके बाद में आज मैच में देखा आपने उनका परफॉर्मेंस कैसा, कितना शानदार था। एक कोई किसी बंदे का दिन खराब हो सकता है, आपने भी कभी कभी दिन खाएंगे। वो खुद बोले कि मैं खुद बॉलर हूँ, अच्छा है हम आज के समय में हरभजन की तो स्थिति ऐसी थी कि जब टेस्ट मैच में इनके करियर का अंतिम दौर चल रहा था, मुझे जैसा याद है क्योंकि मैं बचपन से क्रिकेट देखता हूँ, हरभजन सिंह के पिछले 20 या 30 मैच ऐसे थे जिनमें ये एक विकेट के लिए संघर्ष करते नजर आए थे। इन्हें विकेट नहीं मिलती थी, सिर्फ किफायती गेंदबाजी करने के लिए ये टीम में थे बने हुए। धोनी के फेवरेट थे, इस वजह से टीम में थे। बाकी इनका जो अंतिम समय रहा है वो बहुत ही बेकार रहा है। इन्हें कहें तो ढोया गया है टीम इंडिया में। और आज वो अपना अनुभव, अंबाती रायडू अपनी भड़ास, 2019 वर्ल्ड कप में उन्हें जो नहीं चुना गया, और रॉबिन उथप्पा अपनी निजी दुश्मनी, ये सब कमेंट्री के माध्यम से। रॉबिन उथप्पा तो अपनी निजी भड़ास निकालेंगे। क्यों? क्योंकि उनको समय से पहले टीम में चयन नहीं किया गया। जब उनका समय निकल गया तब वो लोग बोलने लगा नहीं भाई हमें भी रखना, हमें भी रखना है। दिनेश कार्तिक को जब वर्ल्ड कप के लिए फाइनल कर दिया गया था तब वो कह रहे थे अरे यार उसको क्यों लिया, हमें क्यों लिया, हमारे भी क्रिकेटिंग शॉट इतने अच्छे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये अपनी पर्सनल भड़ास के कारण ही कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जिनसे उनको खुद को नहीं पता रहता कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। चलिए अब देखते हैं क्या प्लेइंग 11 है रोहित शर्मा और ऋषभ पंत के बीच जो ये टक्कर होने वाली है उसके अंदर। सबसे पहले अपन निकाल देते हैं जो मुंबई को निकाल देते हैं। सबसे पहले मुंबई में रोहित शर्मा, रियान रिकर्टन्स और सूर्य कुमार यादव का पिछली बार बल्ला बहुत ही अच्छा चला था। 2 पीछे शॉट मार के अपनी बीवी के चेहरे पे जो उस बंदे ने खुशी लाई थी। तो इस बार लगता है आपको कि मुंबई का ये टॉप ऑर्डर चल पाएगा? नहीं, सूर्य कुमार यादव चल गए तो इस बार टीम के जो समर्थक हैं उनके चेहरे पर भी खुशी आ सकती है। लेकिन रोहित शर्मा पर सबकी नजर होगी। 3 मैच में पूरी तरह से फ्लॉप रहे। मुझे लग रहा है कि आज रोहित का बल्ला चलने वाला है। और मैं तो कह रहा हूँ बल्ला चले और हम जैसे लोगों को भी शांत कर दे। हाँ। मैं भी यही चाहता हूँ। और रियल क्योंकि रोहित ने अपने परफॉर्मेंस से शांत किया है सबको। इन पे जो लोग उम्र हावी बता रहे थे, इन्होंने बता दिया कि कैसे 38 साल की उम्र में ये बंदा T20 वर्ल्ड कप जिता सकता है टीम को, ICC चैंपियंस ट्रॉफी जिता सकता है। तो हम रोहित के विरोधी नहीं, हम किसी भी खिलाड़ी के विरोधी नहीं है। हम बस वो बोलते हैं जो फैक्ट होता है। और रोहित अगर आज चल गए तो शामत आ जाएगी लखनऊ की। ये बंदा पिछले मैच में भी चला था। इस मैच के अंदर मुझे लगता है कि इनके 2 मैच फ्लॉप रहे थे। 2-3 मैच फ्लॉप रहने के बाद अगर ये इस मैच के अंदर भी चलते तो शायद मुंबई इनको बराबर रखे। अब जो इनका टॉप ऑर्डर है, टॉप ऑर्डर हो चुका है। जो इनका मिडल ऑर्डर है, तिलक वर्मा है, हार्दिक पांड्या है, नमन धीर है, मिचेल सेंटनर है, दीपक चहर। मुझे लगता है कि इस मैच में मिचेल सेंटनर को ये लोग खिलाएंगे इस बार। आपको क्या लगता है? नहीं, लखनऊ में देखिए बाउंड्री बड़ी है तो हो सकता है कि मिचेल सेंटनर खेलें, उनके अनुभव का फायदा टीम को मिल सकता है। बाकी देखना ये होगा कि रोहित इम्पैक्ट के तौर पर आते हैं या नहीं, क्योंकि अगर उनको इम्पैक्ट रख लेती और पहले बल्लेबाजी आ जाता है तो फिर वो 2 या 3 नंबर पे शायद नहीं आए खेलने के लिए। ऐसे में मिचेल सेंटनर तो प्लेइंग 11 में रहेंगे ही, प्लेइंग 11 में रहेंगे। लेकिन रोहित को जितना मुझे लगता है ये लोग इम्पैक्ट ही खिलाएंगे, क्योंकि मुंबई ने शुरू में ही जब बताया था कि रोहित शर्मा, और पिछले सीजन भी कई मैच वो इम्पैक्ट ही प्लेयर के रूप में खेल चुके हैं। जी, अब जो इनके जो बॉलर है वो बॉलर के अंदर ट्रेंड बॉल तो खेलेंगे। मुजीबुर रहीम को इस बार चांस मिलेगा। इनको तो मुझे नहीं लगता कि सत्यनारायण को चांस मिलेगा, क्योंकि वो जो
पथुर, विघ्नेश पथुर हैं, वो हाँ, युवा उनको- गेंदबाज हैं, वो जी। शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। जी। अब इनका जो टॉप ऑर्डर है लखनऊ का, मिचेल सेटनर, एडन मार्करम, निकोलस पूरन, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है आपकी बात भी सही है कि निकोलस पूरन की जगह ऋषभ पंत को ऊपर आना चाहिए, जिसकी वजह से वो खुल के बैटिंग कर सके, क्योंकि वो जिस नंबर पे आते हैं वो एक टेस्ट वाली बात अलग होती है कि अगर बंदा टेस्ट में खेलता है उसके पास समय रहता है, चीज़ों को समझ पाता है, लेकिन इस आईपीएल के अंदर मुझे लगता है कि ऋषभ पंत को ही ऊपर आना और चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि कप्तान है, अगर आपको 3 नंबर पर बल्लेबाजी करनी है तो कोई मना भी नहीं कर पाएगा। इस बात का फायदा हार्दिक पांड्या ने उठाया है। जी, जो इनका मिडल ऑर्डर है उस मिडल ऑर्डर के अंदर ऋषभ पंत, आयुष बडोनी, डेविड मिलर, प्रिंस यादव और दिग्वेश राठी। आयुष बडोनी पिछले फिर से मैच में तो question अच्छा mark? खेले थे। लेकिन फिर से क्वेश्चन मार्क आपको लगता है, क्योंकि जितनी बॉलें खेली इन्होंने, मुझे नहीं लगता कि इनको अब कंटिन्यू रखना चाहिए। डेविड मिलर का ठीक ठाक प्रदर्शन रहा था, ऋषभ पंत तो फ्लॉप ही रहे थे और इनकी बॉलिंग की वजह से थोड़े बहुत ये बच गए थे। तो अब आपको क्या लगता है कि ओवरऑल जो इनका ये मिडल ऑर्डर है वो कितना इम्पैक्ट दे पाएगा लखनऊ की टीम? नहीं, इम्पैक्टफुल तो है ही, क्योंकि मैच लखनऊ में होगा और आयुष बडोनी पिछले मैच में भी अच्छा खेले थे। ऐसे जगह पर आके अच्छा खेले जहां पर टीम को उनकी अच्छी बल्लेबाजी की जरूरत थी। उस मैच में डेविड मिलर बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाए, लेकिन मुझे लगता है कि लखनऊ में फिर से एडवांटेज ये लोग लेना चाहेंगे और आयुष बडोनी के बैट से बड़ी पारी निकल सकती है। लेकिन अगर इस मैच में नहीं निकलती है तो फिर टीम विचार करेगी, क्योंकि डग आउट में और भी बेहतर खिलाड़ी बैठे हुए हैं। जी, और जो इनके बॉलर है शहबाज अहमद, शार्दुल ठाकुर, रवि बिश्नोई। पहले शार्दुल ठाकुर को आ जाते हैं, जो रोहित शर्मा वाली कंट्रोवर्सी हुई कि भाई इन्होंने खुद ने ही अपना नाम लॉर्ड दे दिया है। शायद मुझे नहीं लगता कि वो बात सही है, क्योंकि ये लॉर्ड है। मैं इनका लॉर्ड नाम नहीं, पढ़ा था। आकाश चोपड़ा या फिर वीरेंद्र सहवाग में से किसी ने ये नाम रखा है। नहीं, उन्होंने तो नाम रखा है, लेकिन उन्होंने नाम तब रखा था जब इन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर वो पारी खेली थी जिस समय पूरी टीम इंडिया डगमगाई हुई थी, हर कोई चोटिल था, और वो भी गावा जैसे विकेट पर। जी। तो मुझे लगता है कि रवि बिश्नोई, शार्दुल ठाकुर और शहबाज अहमद को ही मौका मिलेगा। क्या पता आज आवेश खान को इम्पैक्ट प्लेयर के नहीं, रूप में अब्दुल समद ही खेलेंगे इम्पैक्ट। मुझे तो एकदम 100% पता है कि क्योंकि पिछले मैच में अब्दुल समद ने बहुत शानदार बल्लेबाजी की थी। वो मिडिल ऑर्डर में आते हैं, पिछले साल से लगातार लखनऊ की टीम का एक अहम हिस्सा है। तो अब्दुल समद निश्चित तौर पर खेलेंगे। तो अब्दुल समद खेलेंगे तो मुझे लगता है कि शहबाज अहमद की जगह फिर तो ये आवेश खान को खिलाएंगे। हो सकता है, क्योंकि आवेश की बॉलिंग पिछले मैच में ठीक ठाक रही थी। ओके, तो ये जो टीम है, इस टीम के बाद सबसे बड़ी बात ये है कि आज का मैच भी बहुत ज़्यादा रोमांचक होने वाला है। ये मैच नंबर 16 है और इसके अंदर मुंबई वर्सेस लखनऊ के बीच होने वाली एक बहुत ही ज़्यादा भयंकर भिड़ंत। तो आपको क्या लगता है कौन सी टीम है जो आज जीत का झंडा गाड़ पाएगी? मुंबई, मुझे लगता है कि मुंबई जीतेगा और रोहित शर्मा के बल्ले से आज एक शानदार पारी निकलेगी। मुझे लगता है कि ऋषभ पंत आज अपना बदला लेंगे, क्योंकि अपने टीम ओनर से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। उनको एक जीत देके शायद उनका मुंह चुप कराएंगे। तो मुझे ये लगता है कि आज लखनऊ जीतेगा। क्या है आपकी प्रेडिक्ट 11 और क्या आपको लगता है कि कौन सी टीम जीतेगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी ऐसी और खबरों के लिए कनेक्ट करें कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।